हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में आज का टॉपिक है न्यूटन की गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। यानी किसी कण का यदि प्रारंभ में कितना संवेग था उतना ही लास्ट में संवेग है, ऐसा चीज है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। हम यहाँ पर दो पिंड लेकर चलेंगे, ठीक है, या दो वस्तु लेकर चलेंगे जिनका हम संघट्ट कराएंगे, जिनके वेग में डिफरेंस निकालेंगे और फिर न्यूटन की गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग सदैव नियत रहता है। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैं कहता हूं कि एक वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल लग रहा है, इधर F1। कितना बच्चों? F1। तो इसके विपरीत में भी इसका एक बल लग रहा है F2। तब न्यूटन गति का नियम कहता है कि F1 जो है वो F2 के बराबर है, किंतु विपरीत है इसलिए माइनस है। प्रत्येक क्रिया के, है ना, देखो कोई भी क्रिया होगी उतने ही मान में विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी अपना हाथ हम दीवार पर, है ना, ठोक दें तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी चोट आ सकती है। दो गाड़ियां आपस में टकराती है तो दोनों गाड़ियों का नुकसान होता है। दो व्यक्ति अपना सर एक दूसरे से लड़ा दें तो दोनों के सर में दर्द होगा, ये चीज होता है बच्चों। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम दो वस्तु लेंगे तो पहले के कारण दूसरे पर बल लगाएंगे या दूसरे के कारण पहले पर बल लगेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल बराबर लगाएंगे, बस परिमाण में विपरीत हो सकता है क्योंकि दिशा यहाँ पर विपरीत होती है। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि दो हमारे पास क्या है, वस्तु हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वस्तु, एक वस्तु A है, ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग u1 है, ठीक बच्चों, और दूसरा वस्तु B है, ठीक, यहां पर हम B करते हैं, एक वस्तु और B है, इसका प्रारंभिक वेग u2 है। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। मान के चलता हूं इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, तब इसका बच्चों संवेग m1 u1 और इसका संवेग कितना हो जाएगा बच्चों? m2 u2। दोनों का संवेग यहां पर ध्यान दीजिएगा। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहां पर इन दोनों का टोटल, भाई हमारा एक वस्तु ये है, ये वस्तु ये है, तो टोटल संवेग कितना हो जाएगा? इसका है m1 u1 और इसका हो जाएगा m2 u2। यही ना हो जाएगा टोटल संवेग। भाई इसका संवेग m1 u1 है, इसका संवेग m2 u2 है। ठीक, अब ये संघट्ट के पहले की बात हो रही है, संघट्ट के पूर्व की बात हो रही है। मतलब ये अभी दोनों वस्तु अलग अलग है, टकराए नहीं है। अभी यदि ये वस्तु टकरा जाए, संघट्ट हो जाए, संघट्ट के बाद की बात कर रहा हूं, तो मान के चलता हूं कि दो गाड़ियां आपस में आकर टकरा गई, एक गाड़ी पूर्व दिशा, एक गाड़ी पश्चिम दिशा में चली गई। मतलब A है, भाई टकराएगा तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आप दो व्यक्ति सर फोड़ दो, है ना, लेकिन आपके सर का वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसलिए यदि द्रव्यमान m1 और m2 है तो वही रहेगा। हाँ भाई, वेग बदल सकता है। भाई दो गाड़ियां आपस में टकराई, दिशा बदल सकती है। तो इस बार इसका जो संवेग होगा वो द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा और इसका जो संवेग होगा ये द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो संघट्ट के बाद का जो संवेग होगा m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो इस संघट्ट के पूर्व का संवेग था, संघट्ट के बाद का कुल संवेग है। अभी तो सिर्फ मैं नॉर्मल समझा रहा हूं भाई कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु हैं A और B, जिनका वेग क्रमशः u1 और u2 है। ये संघट्ट के पूर्व u1 और u2 है। तो भैया संघट्ट के पूर्व कुल संवेग कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान m1 होती है, m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। अब जब संघट्ट करेंगे डेल्टी समय के लिए, बहुत कम समय के लिए आपस में टकरा गए, A B से टकरा गया, तो माना डेल्टी समय के लिए टकराते हैं, तब उनका वेग थोड़ा सा बदल जाता है। A का वेग v1 और B का वेग v2 हो जाता है। तो संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं कुल संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग, तो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाता है।
अब देखिए बच्चों, जब दोनों वस्तु आपस में टकराएंगे तो जो आपका ए वस्तु है वो बी पर लगाएगा। ठीक है, जब वस्तु दोनों टकराएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो दो वस्तु आपस में टकराएंगे, देखिए जब मैं कहता हूँ ए भी है और बी भी है, तो जब आपस में टकराएंगे तो ए इस पर बल लगाएगा, मतलब F1 लगाएगा 2 पर, और बच्चों जब ये इस पर बल लगाएगा तो F2 लगाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 2 लगाएगा 1 पर। ठीक, ये चीज़ है। यहाँ पर आप समझो दो हमारे पास वस्तु हैं, जब ए बी पर लगाता है तो 1 2 पे लगाएगा तो F21 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए है 2 पर लगाएगा तो F21 लगाएगा। देखिए ना यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ए बी पर लगा रहा है, यानी पहला दूसरे पर लगा रहा है, तो ये आपका दूसरे पर लगा रहा पहला, और यदि ये इस पर लगाएगा मतलब दूसरा लगा रहा पहले पर, तो ये दोनों परिमाण में समान हो लेकिन विपरीत होंगे। अभी आपको मैंने न्यूटन की गति का तृतीय नियम समझाया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, संघट्ट के दौरान वस्तु ए बी पर लगाएगा F21, यानी पहला वस्तु दूसरे पर लगाया। इसी प्रकार बी भी वस्तु ए पर बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। दो गाड़ी आपस में टकराते हैं तो दोनों में क्षति होता है, दोनों में क्षति होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है दोनों में एक दूसरे पर बल लगता है। तो F21 जो है F12 के बराबर होता है। दोनों पक्षों में डेल्टी का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में डेल्टी का गुणा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, दोनों पक्षों में हमने डेल्टी का गुणा कर दिया, ये माइनस ऑलरेडी है, एफ में कोई परिवर्तन नहीं, आपका एफ जो है ऋणात्मक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये आपका बल गुणे समयांतराल वस्तु का आवेग होता है जो कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आपने आवेग पढ़ा है कि किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है और कितने समय तक के लिए लग रहा है। ठीक है, किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है, कितने समय तक के लिए लग रहा है, वो उसका आवेग कहलाता है, और आवेग ही कहलाता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी देखिएगा मैं भी आपको समझा रहा हूं, दोनों चीजें समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक, जैसे मैंने कहा ए वस्तु है, प्रारंभ में इसका वेग u था, बाद में इसका वेग v1 हो गया। ठीक, इसका द्रव्यमान m1 था। b हमारा वस्तु है, पहले इसका वेग u2 था, बाद में इसका वेग v2 हो गया, द्रव्यमान m2 है। अब बच्चों आवेग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आवेग ये कहता है, आवेग ये कहता है बच्चों, आवेग कहता है कि बल गुणे समय। मैं कह रहा हूं पहले ने दूसरे पर बल लगाया और ये आपका डेल्टी समय हो गया, तो ये जो आवेग होता है बल गुणे समयांतराल होता है, और पहले ने दूसरे पर लगाया मतलब b के संवेग में परिवर्तन होगा, b के संवेग में परिवर्तन होगा। अब यहां पर आपको दिक्कत होगी, सर b में क्यों संवेग में परिवर्तन होगा? अरे भाई पहले ने धक्का दिया ना, a ने धक्का दिया तो b के में परिवर्तन होगा, मतलब a ने धक्का दिया तो b के में परिवर्तन होगा। तो अंतिम वाले में से अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं, m2v2 माइनस m1 u1 हो जाएगा। यही ना होगा कि भाई हम आपसे कह रहे हैं इसके जो सॉरी 2 हो जाएगा m2u2। ऐसा क्यों? क्योंकि b के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ऐसे बच्चों जब हम F1 में परिवर्तन होगा दूसरे के कारण, तो कहीं ना कहीं a के संवेग में परिवर्तन होगा, a के संवेग में परिवर्तन। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, कहने का मतलब जब दूसरे b ने a पर धक्का मारा, ठोकर मार दी, तो a के संवेग मतलब m1 v1 माइनस m1 u1 ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे आपका न्यूटन गति का तृतीय नियम लगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया हुआ। डेल्टी क्यों गुणा कर दिए? क्योंकि यहाँ पर आवेग बनाना था। आवेग क्यों बनाना है? क्योंकि हम संवेग में परिवर्तन निकालना चाहते हैं। तो भैया यहाँ पर 2-1 का मतलब है पहले ने दूसरे को धक्का दिया, यानी ए ने बी को धक्का दिया, तो संवेग के बी में परिवर्तन हो, मतलब बी के संवेग में परिवर्तन होगा। बी का संवेग मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ओके, अब यहां पर इसी प्रकार जब दूसरे ने पहले को धक्का दिया, 2 ने 1 को धक्का दिया, मतलब 2 ने 1 को अर्थात b ने a को धक्का दिया, तो अब a के संवेग में परिवर्तन होगा और आवेग ही उसका संवेग है। अब इसका वैल्यू F21 डेल्टी, F12 डेल्टी का मान हम रख देते हैं यहां पर रखेंगे माइनस वाले भाग पर, तो माइनस वाले भाग पर रखेंगे बच्चों, तो ये तो मान लीजिए ठीक है,
M2 V2, ये V2 है, M2 V2 माइनस M2 U2 माइनस हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1। अब देखिएगा माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ऋण वाला इधर आएगा तो धन में हो जाएगा और इधर वाला जो ऋण है इधर जाकर धन में हो जाएगा। तो दोनों में निष्कर्ष निकल जाएगा और इससे प्रूफ हो जाएगा कि भाई प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग में परिवर्तन बराबर है। देखिए यहाँ पर आपका M2 है, V2 है माइनस M2 है, U2 है। इधर जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस M1 V1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस M1 U1। अब देखिए ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो M1 V1 प्लस M2 V2 ये आपके लास्ट का संवेग है और प्रारंभ में M1 U1 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो M2 U2। मतलब जो प्रारंभ में संवेग में परिवर्तन था वो अंतिम में जो संवेग में परिवर्तन उसके बराबर होगा। यानी हम थोड़ा सा पक्षांतर कर देंगे तो संघट्ट के पूर्व का संवेग और संघट्ट के बाद का संवेग निकल कर आ गया। यही हमारा बच्चों सिद्ध होता है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का नियम कि भाई बाह्य बल हमने नहीं लगाया, यदि बाह्य बल वो आपस में ही बल लगाए हैं, बाह्य बल तुमने लगाए नहीं, टकराए हैं तो ए बी पर लगाया धक्का दिया और बी ए पर लगाया तो संवेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन वो एक दूसरे के बाह्य बल के कारण थे। ठीक है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रैखिक संवेग सदैव नियत रहता है। संघट्ट के पूर्व का संवेग और संघट्ट के बाद का संवेग दोनों समान है, तो भैया रैखिक संवेग संरक्षण का नियम पालन होता है। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको नोट्स लेना है इसका तो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड करके नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।